अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम ई-केट का एक और लेक्चर देंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड। अच्छा, वेव मोशन एंड साउंड को समझने से पहले हम हुक्स लॉ को समझेंगे और हुक्स लॉ को समझने के लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। देखें, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स बॉडी की साइज़ को या तो इंक्रीज़ कर सकता है या तो वो फोर्स बॉडी की साइज़ को डिक्रीज़ कर सकता है या वो फोर्स बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है? तो हम कहते हैं इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रेस। व्हाट इज़ स्ट्रेस? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखें, इस स्ट्रेस के टाइप्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं एक स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक स्ट्रेस कंप्रेशनल स्ट्रेस होती है या हम उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, और एक स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस होती है। देखें, ऐसी स्ट्रेस जो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज़ कर दे या डिक्रीज़ कर दे उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ऐसी स्ट्रेस जो बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर दे उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और ऐसी स्ट्रेस जो बॉडी का शेप चेंज कर दे उसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस। So there are three types of the stress. One is the longitudinal stress. Longitudinal stress क्या करेगी? The stress which changes the length of body, जो बॉडी की लेंथ को चेंज कर दे। लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे अगर आप किसी बॉडी को एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे हम फोर्स लगा के इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? द स्ट्रेस which changes the volume of a body, जो वॉल्यूम या ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ बॉडी, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी ये मोस्टली हम लिक्विड्स और फ्लूइड्स में डील करते हैं, सॉलिड के पास भी ये होती है। इसी के साथ एक और स्ट्रेस है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या है? तो हम कहते हैं द स्ट्रेस विच चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रेस जब डिस्कस करते हैं तो उसके साथ स्ट्रेन भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेन? तो स्ट्रेन क्या होती है? तो जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स डिफॉर्मेबल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो फोर्स लगाने से या तो उसकी लेंथ चेंज होती है या तो उसकी वॉल्यूम चेंज होता है या तो उसका शेप चेंज होता है। तो हम उस चेंज को ओरिजिनल पैरामीटर के साथ मेजर करते हैं और हम इनके रेशो को स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन क्या है? इट इज़ द रेशो of the change in parameter. It is the ratio of change in parameter and original parameter. अब इसको थोड़ा समझिए। पैरामीटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एक स्ट्रेन होंगी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? तो हम कहते हैं इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये क्या होगी? तो हम कहेंगे इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इस तरीके से अगर आप कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होगा?
चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अब देखें इन दोनों पैरामीटर्स को, स्ट्रेस और स्ट्रेन पैरामीटर को कंबाइन करने के लिए हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं। तो हुक्स लॉ हमें क्या बता रहा है? हुक्स लॉ हमें बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी आप देखें, अगर आप इस स्प्रिंग को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस फील होगी, जितना ज़्यादा आप इसमें स्ट्रेन लाएंगे उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूलस, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, वेयर y इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेसिकली ये रेशो है, ये रेशो है सिग्मा अपॉन सिग्मा। यानी ये रेशो है सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। द रेशो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेन जो है इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। तो नीचे वाले पैरामीटर के पास कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब हुआ जो यूनिट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा वही यूनिट स्ट्रेस का होगा। तो मैं लिख लेता हूँ द एसआई यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर। अब आप देखें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस के भी 3 टाइप्स हैं और स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस, व्हाट इज यंग मॉड्यूलस? तो हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी यंग मॉड्यूलस के लिए हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेस में हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये इसका रेशियो होगा। याद रखिएगा, यंग मॉड्यूलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के पास होता है। ओनली सॉलिड्स हैव यंग मॉड्यूलस। सॉलिड के पास ही यंग मॉड्यूलस होता है, क्योंकि सॉलिड्स को ही हम लेंथ में मेजर कर सकते हैं। और दूसरा होता है बल्क मॉड्यूलस। सो व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? तो बल्क मॉड्यूलस हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और टेक्निकली ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है ये प्रेशर के बराबर होती है, और स्ट्रेन आपको पता है डेल्टा V अपॉन V होता है। इसमें नेगेटिव की साइन आएगी। नेगेटिव की साइन मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा? जो माइनस की साइन होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बल्क मॉड्यूलस ये है। अब बल्क मॉड्यूलस जो होता है ये सॉलिड के पास भी हो सकता है, गैसेस के पास भी हो सकता है, लिक्विड के पास भी हो सकता है। यानी सॉलिड के पास दोनों मॉड्यूलस होते हैं, यंग मॉड्यूलस भी होता है, बल्क मॉड्यूलस भी होता है। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे आपके पास सॉलिड है, सॉलिड है, आपके पास गैसेस हैं आपके पास, इस तरीके से हम कहते हैं कि जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो सॉलिड्स का हाई होता है, क्योंकि सॉलिड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है। जो चीज़ कंप्रेस करने में मुश्किल होगी उसका बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड्स इज़ ग्रेटर देन द बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड, एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन द
बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो कम होता है सबसे, यानी जो चीज़ कंप्रेस करने में आसान होगी उसका बल्क मॉड्यूलस कम होगा। तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, दी बल्क मॉड्यूलस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी जो चीज़ कंप्रेस करने में आसान होगी उसका बल्क मॉड्यूलस कम होगा। और याद रखिएगा, ये पॉइंट हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, पर अगर आपका प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक अगर प्रोसेस है आपका, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया कि भाई हुक्स लॉ हमें क्या बता रहा है। अब हम इसी को ही मॉडिफाई करेंगे और हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग, ठीक है। तो आप ये दो स्प्रिंग देख रहे हैं, ये ओरिजिनल स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर हमने कोई लोड नहीं रखा हुआ, तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब आप ये स्प्रिंग देखें, जब हमने लोड रखा, यानी जब हमने इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग पे जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगने से क्या होगा, इसमें एक किस्म का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, यानी इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हुक्स लॉ इस केस में कह रहा है कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, यानी इस स्प्रिंग में जो टेंशन यानी जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि ये इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आया है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है स्ट्रेस जो होता है वो होता है गामा और स्ट्रेन के बराबर। अब अगर आप इस स्ट्रेस को देखेंगे तो स्ट्रेस को जब आप, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये गामा, यहाँ पे स्प्रिंग की बात हो रही है तो हम यंग मॉड्यूलस की बात करेंगे, और जो स्ट्रेन है वो सपोज करें इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी, इसकी ओरिजिनल लेंथ सपोज करें एल है, और ये इसमें एक्सटेंशन आया है एक्स नॉट का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एल। तो अगर हम यहाँ से a को यहाँ ले आए तो ये y यंग मॉड्यूलस है, एल डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट। हम क्या कर रहे हैं कि इस कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा k इंटू एक्स नॉट। तो ये हो जाएगा हुक्स लॉ फॉर अ स्प्रिंग। अब ये जो फोर्स होगा, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो आप एक फोर्स फील करते हैं, और वो फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है, अगर ये स्प्रिंग है और अगर आप इस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे ले आएंगे तो आपके हाथ को एक फोर्स फील होगा जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें माइनस की साइन दे देंगे। तो अब ये हुक्स लॉ हमें बता रहा है कि इलास्टिक रिस्टोर, ये जो फोर्स प्रोड्यूस होगा ये इलास्टिसिटी की वजह से होगा, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो हम कहते हैं इट इज द फोर्स which is responsible to regain the position of the body। जब हम ये फोर्स रिमूव करेंगे ना, तो एक इस स्प्रिंग में फोर्स है, जो फोर्स क्या करेगा, बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, इट इज अ फोर्स, और ये फोर्स किसकी वजह से है, ड्यू टू इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की वजह से है। और इस फोर्स का काम क्या है, विच
रीस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बॉडी, या बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है। इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है, यानी अगर आप अभी हुक्स लॉ को समझना चाहेंगे तो आप ऐसे कहेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट्स द इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement, यानी जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा ये इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। अब एंट्री टेस्ट में आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे यंग मॉड्यूलस पूछ सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म बताओ हुक्स लॉ का। तो ये जो है Fs माइनस के एक्स नॉट, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम कहते हैं के, हम के को कहते हैं हुक्स कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब हम बात करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग कांस्टेंट मींस के। अगर आप इस स्प्रिंग कांस्टेंट को देखें तो स्प्रिंग कांस्टेंट असल में YL डिवाइडेड बाई A है। इसका मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा यंग मॉड्यूलस पे। यंग मॉड्यूलस मतलब अगर एक स्प्रिंग सॉफ्ट है और एक स्प्रिंग हार्ड है, स्टफ है, तो हम कहेंगे स्टफ जो स्प्रिंग होगा उसके लिए यंग मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी K का वैल्यू ज़्यादा होगा। और जितनी स्प्रिंग की, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सॉरी ये इसको करेक्ट कर लें, ये A मल्टीप्लाई करेगा L डिवाइड करेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा एरिया ऑफ द स्प्रिंग से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा लेंथ ऑफ स्प्रिंग से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा यंग मॉड्यूलस से। यंग मॉड्यूलस मतलब आपका स्प्रिंग हार्ड है, यानी आपका स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर आपका स्प्रिंग हार्ड होगा तो K का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर आपका स्प्रिंग सॉफ्ट होगा तो K का वैल्यू कम होगा। अब यहाँ से एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक स्प्रिंग था, उस स्प्रिंग का जो K का वैल्यू था वो 10 था, सपोज करें। हमने इस स्प्रिंग को 2 हिस्सों में काटा है। अब बताओ इंडिविजुअल पार्ट का वैल्यू क्या होगा। तो आपने लेंथ को हाफ किया है और K का वैल्यू लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। इसका मतलब है अगर आप 2 हिस्सों में काटेंगे तो K का वैल्यू डबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, K डैश इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय K। इसका मतलब है जो नया K बनेगा वो होगा बराबर ओरिजिनल K और आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ, व्हेन स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। जब आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो न्यू K का वैल्यू बनेगा वो n मल्टीप्लाइड बाय K होगा। अब इसी से क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि जब हम स्प्रिंग को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं तो कैसे होगा। तो स्प्रिंग्स इन सीरीज, जब हम स्प्रिंग को सीरीज में लगाएंगे तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1/K1 1/K2 अप टू 1/Kn। यानी अगर आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास 3 स्प्रिंग हैं, उनको हमने सीरीज में लगा दिया है, तो K का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर इक्वल होंगे, इक्वल यानी सीरीज में ही होंगे पर उन सब का वैल्यू अगर सेम होगा तो फिर K इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा K डिवाइडेड बाय N। ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हैं जब सब स्प्रिंग का K का वैल्यू सेम हो। फॉर सेम वैल्यू ऑफ K, मतलब कहने का ये है, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास 5 स्प्रिंग हैं और हर एक का K का वैल्यू जो है वो 100 न्यूटन पर मीटर है।
अगर मैं उन 5 स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी 20। पर अगर मैं कहता हूं एक का 20 है दूसरे का 30 है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरीके से जब हम स्प्रिंग्स इन पैरेलल, जब हम स्प्रिंग को पैरेलल में रखेंगे तो k का वैल्यू बढ़ जाएगा और वो सिंपल समेशन से मिलेगा, क्योंकि जब पैरेलल में रखेंगे तो पैरेलल में रखने से क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगी और इस वजह से k का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिल्कुल सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह बाकी का हम फिर किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये नोट करें तो इस पे हम कुछ MCQs कर लेते हैं। अच्छा, आप ये कुछ MCQs देख लें। तो पहले मैंने MCQs लिखा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये फेडरल की यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो हम इसको क्या कहते हैं, आपको पता है, हम इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द लिक्विड्स हैज डैश। तो लिक्विड के पास मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। ये मेरान यूनिवर्सिटी में आया है, तो करेक्ट फॉर्म हुक्स लॉ का बी है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देखें, स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर। इफ इट वाज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स देन इंडिविजुअल स्प्रिंग विल हैव वैल्यू ऑफ k। तो जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था k डैश इज इक्वल टू एन के। तो n का वैल्यू हम रखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 में, और k का वैल्यू 500 है तो ये 1500 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अब 50 किलोग्राम ब्लॉक इज हैंग्ड ऑन स्प्रिंग प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। आपको पता है F इज इक्वल टू kx है। जब हम इस पे कोई मास अटैच करेंगे तो इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो वेट के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ से x निकाल सकते हैं mg/k से। मास है 50, g का वैल्यू 10 है और ये 0.1, डेसिमल कैंसिल 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 न्यूटन पर मीटर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, अ स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर। इफ 200 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फाइंड द एक्सटेंशन। बहुत आसान है, F इज इक्वल टू kx देन x इज इक्वल टू F/k। फोर्स आपने अप्लाई किया है 200 का, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसका मतलब होगा एक्सटेंशन जो आएगा वो 2 मीटर का आएगा। तो इस तरीके से आज हम इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल कोई और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और इंशाल्लाह जो है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगी, तो आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।